नमस्कार दोस्तों आज से हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स के थर्ड सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में जो सीसी आपका 3 था, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग हर्षवर्धन तक पढ़े थे, यानी 630 ईस्वी तक। ठीक है। उसके बाद का जो पीरियड है, उसके बाद का पीरियड को हम लोग कहते हैं राजपूत काल। राजपूत काल आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना है पूरा का पूरा। ठीक है। तो दोस्तों राजपूत काल पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत सारे अरब आक्रमण भी हुए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्पेशली जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी जो आपका CC5 का, उसको देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग राजपूत पीरियड को भी पढ़ेंगे, जिस जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिंध पर अरबों के आक्रमण का कारण और परिणाम। ठीक है। यही वाले प्रश्न को आपको दोबारा दोहरा तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है। कैसे पूछेगा? भारत पर अरबों के आक्रमण के कारण और प्रभाव, या फिर प्रभाव के जगह पर परिणाम भी पूछा जा सकता है। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। दोस्तों आंसर कैसे लिखेंगे? भारत पर तुर्कों के आक्रमण के पूर्व अरबों ने आक्रमण किया। यहाँ पर जो तुर्क का जिक्र हो रहा है, तुर्क का मतलब होता है मुगल। ठीक है। यानी मुगल के आक्रमण से पूर्व अरबों ने आक्रमण किया। अरब लोग सिंध के पश्चिमी किनारे से आगे नहीं बढ़ सका था। यानी जो अरबी लोग थे, जो भारत पे आक्रमण करने आए थे सिंध पर, उस टाइम सिंध भारत पे हुआ करता था। ठीक है। तो जो सिंध पर आक्रमण करने आए थे, लेकिन वो सिंध के जो पश्चिमी किनारे है उससे आगे नहीं बढ़ पाए थे। उन्होंने केवल मुल्तान और मंसूर पर ही अपना राज्य कायम किया था। कौन? अरब लोग। ठीक है। और इससे शेष भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने क्या क्या किया था? मुल्तान और मंसूर पर ही अपना डेरा जमा लिया था और उन राज्यों को जीत लिया था, लेकिन उससे भारत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। उससे उससे उसके बाद क्या क्या हुआ? ठीक है। उससे बाद क्या हुआ? दक्षिण भारत से अरबों का व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे। यानी दक्षिण भारत के जो राज्य है उनसे, उनके साथ अरबों का व्यापार बहुत पुराना है। ठीक है। भारत में इनके सिंध और मालाबार से व्यापारिक केंद्र भी थे। मतलब भारत के जो सिंध प्रांत है और मालाबार क्षेत्र है, वहाँ पर उनके व्यापारिक केंद्र भी थे। किंतु 636 ईस्वी में खलीफा उमर ने धर्मांत आक्रमण नीति अपनाया। यानी जो 636 ईस्वी में वहाँ पर एक खलीफा, खलीफा का मतलब बोला जाता है उस धर्म का जो हेड होता है, उस धर्म के हेड को खलीफा बोला जाता है। यानी राजा मान सकते हैं हम मुसलमानों का। ठीक है। उमर ने धर्मांत का नीति मतलब क्या है? धार्मिक चेंज का नीति अपनाया। अतः भारत पर अरबों ने आक्रमण प्रारंभ किए, परंतु थाने और देवल पर आक्रमण को पुलकेशन द्वितीय ने विफल कर दिया। ये जो पुलकेशन द्वितीय है वो अरबों के आक्रमण को विफल कर दिया। इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। अब उन्होंने थल मार्ग से काबुल के हिंदू शाही राजवंश पर और जावुल के भारतीय राजाओं पर आक्रमण किए, जो असफल रहे। यानी अरब ने क्या किया? थाने और देवाल पर आक्रमण किया, लेकिन वो पुलकेशन द्वितीय ने उसको विफल कर दिया। उसके बाद क्या किया? वो काबुल के हिंदू जो शाही राजवंश थे उनको, और जाबुल, काबुल और जाबुल सेम रिलेटेड वर्ड है। ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर आक्रमण किया, लेकिन वहाँ पर आक्रमण को भी विफल कर दिया गया। ठीक है। अरबों को जान बचाकर भागना पड़ा। सन 695 से लेकर 699 में भी अरबों ने बहुत तरह की पराजित हुई, अरब बहुत तरह से पराजित हुए, और हिंदू शाही राजवंश का काबुल और जाबुल पर अधिपत्य बना रहा। यानी आक्रमण किया, लेकिन उस पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उसके बाद क्या हुआ? सिंध पर अरबों का आक्रमण। सिंध पर किस तरह से अरबों का आक्रमण हुआ उसको पढ़ेंगे हम लोग। भारत के सिंध क्षेत्र पर अरब के आक्रमण उमर के शासनकाल में हुआ। यानी उमर के शासनकाल में भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण हुआ। ये आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो 1643 ईस्वी में सिंध पर पहला आक्रमण हुआ। यह आक्रमण समुद्र से हुआ था। यानी वो लोग जान चुका था कि अगर हम लोग
थल से लड़ते हैं तो थल से हम लोग जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वो लोग अब क्या रास्ता अपनाया, समुद्री रास्ता अपनाए। इसका उद्देश्य सिंध तट पर स्थित देवल के बंदरगाह पर अधिकार करना था। यानी वो लोग का जो मेन टारगेट था वो था क्या था, वो लोग था देवल पर, देवल का जो बंदरगाह है उस पर अधिकार करना चाहता था। सिंध पर दूसरा आक्रमण 660 ईस्वी में किया, परंतु पहला और दूसरा दोनों ही आक्रमण असफल रहा, कुछ भी वो लोग बिगाड़ नहीं पाया था। सिंध क्षेत्र पर अरबों का सफल आक्रमण 1711 ईस्वी में इराक के गवर्नर हज्जाज के समय हुआ था। यानी अरबों का जो सफल आक्रमण हुआ था वो 1711 में हुआ था, याद रखिएगा। 1711-12 में ही अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था और वो इराक के गवर्नर के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। हज्जाज ने सबसे पहले उबैदुल्ला के सेनाधिपति तथा दूसरे बार बेदुल्ला के सेनाधिपति पे सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया। यानी जो अरब थे ना, अरब में और जो इराक के सेनापति, इराक के जो गवर्नर थे हज्जाज, ये लोग अरबी था, ठीक है। और ये लोग ताहिर के या किया था, ताहिर पर आक्रमण किया था, ठीक है। और वो लोग का जो अरबों का जो गवर्नर ये था सेनापति, वो उबैदुल्ला और बेदुल्ला था, ठीक है। लेकिन सिंध के सेना द्वारा सेनापति उबैदुल्ला और बेदुल्ला मारे गए। इस आक्रमण के दौरान उन दोनों मारे गए। तब हज्जाज ने व्यापारिक तैयारियों के साथ अपने भतीजा और दामाद महमूद बिन कासिम को 15,000 सैनिकों के साथ आक्रमण के लिए भेजा। यानी जब वो लोग के सेनापति मारे गए तो अपने भतीजे और दामाद को भारत पे आक्रमण करने के लिए 15,000 सैनिकों के साथ भेजा। इस समय सिंध के शासक दाहिर था, ठीक है। ये वाला आप लोग याद रखिएगा। जब आपको प्रश्न कैसे पूछेगा, जब भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ तो भारत तो दोस्तों मैं जब भारत कहूँगा उसका आपको मतलब समझना होगा। भारत का वो सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो सिंध का शासक कौन था, दाहिर था, जो कि योग्य सेनानायक नहीं था, यानी उतना कुशल राजा नहीं हुआ करता था और ना ही कुशल प्रशासक था। महमूद बिन कासिम का प्रथम आक्रमण देवल पर हुआ। देवल पर आसानी से उसने कब्जा कर लिया। महमूद बिन कासिम ने क्या किया, देवल पर अपना अधिपत्य हासिल कर लिया था। महमूद बिन कासिम ने इस आक्रमण में हिंदुओं को मुसलमान बनाया और 17 वर्ष से अधिक के सभी पुरुषों की हत्या कर दी तथा बच्चों को अपना गुलाम बनाया। नगर के सभी मंदिर को तोड़ डाला। ये सब क्रूर काम महमूद बिन कासिम ने स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद निरूपण और सेवेना। दोस्तों महमूद बिन कासिम का देवल पर आक्रमण के बाद जो ताहिर पर आक्रमण हुआ, उसके बाद निरुन और सेवाना पर आक्रमण किया। निरुन का अधिकांश जनता बौद्धि था, ठीक है, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला था तथा उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु वहाँ के जाटों ने संघर्ष किया लेकिन वो पराजित हो गए। यानी ये जो जगह था निरुन, वहाँ पर अधिकांश जो जनता था वो बौद्धि था और कुछ जनता था जो जाट थे, वो लोगों ने क्या किया, महमूद बिन कासिम के साथ लड़ाई किया लेकिन फिर भी वो हार गए। अब दाहिर पर युद्ध होगा, ठीक है, दाहिर से युद्ध होगा। तो दाहिर से युद्ध हुआ। राजा दाहिर ने अरबों को पराजित किया था, परंतु मीर कासिम ने 1712 ईस्वी में उस पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। यानी ये जो ताहिर था, ताहिर को मार के जीत लिया था कौन, महमूद बिन कासिम। उसके पश्चात उसकी विधवा रानी ने संघर्ष किया और अंत में आगे चलकर जौहर कर ली। जौहर करने का मतलब होगा जिंदा आग में कूद गई थी, ठीक है। महमूद बिन कासिम ने दाहिर के दोनों पुत्रियों को पकड़कर खलीफा के पास वासना पूर्ति के लिए भेज दिया। यानी ये जो दाहिर की दो पुत्री थी उनको बंदी बना करके महमूद बिन कासिम ने अपने खलीफा के पास भेज दिया, क्या करने, वासना की पूर्ति करने के लिए, ठीक है। उसके आगे क्या हो रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कासिम ने ब्राह्मणवाद का पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किए। ये जो जगह है ब्राह्मणवाद एक जगह हुआ करता था, ठीक है। दाहिर सेन के पुत्र जयसिंह ने कासिम का मुकाबला किया, परंतु उसके कई मंत्री तथा अन्य लोग कासिम से मिल गए। यानी मतलब ये क्या हुआ, धोखा दिया एक तरह से जयसिंह को, है, ठीक है। अंततः जयसिंह परास्त हो गए। ब्राह्मणवाद के बाद कासिम ने राजधानी
अलोट पर आक्रमण किया तथा अब अरबों का अधिकार हो गया। यानी ये जो एरिया था सिंध वाला, सिंध का बहुत सारा भाग मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार में आ गया था। ठीक है, 1713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया, जहां पर देशद्रोही के द्वारा दुर्ग के जल स्रोत का पता बता देने के कारण मुल्तान को जीतने में असफल हो गया। यानी हर जगह में दोगला लोगों का कमी नहीं था। ठीक है, और इसी कारण ये सब आक्रमण भी हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए, कासिम को यहाँ बहुत अधिक मात्रा में सोने प्राप्त हुआ। इन विजयों के बाद कासिम पंजाब और कश्मीर तक जाना चाहता था, परंतु इसी बीच उसकी हत्या करवा दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कैसे हत्या हुआ। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का हत्या कैसे हुआ वो आप जानना। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की 2 कन्याओं को खलीफा के पास भेंट स्वरूप भिजवा दिया था, परंतु जब कन्याएं उसके समक्ष प्रस्तुत हुई, किसके समक्ष? खलीफा के समक्ष प्रस्तुत हुआ है ना, उन्होंने निवेदन किया कि वे इस योग नहीं है। यानी उनके जो दाहिर के 2 पुत्रियां थी, उन्होंने कहा कि खलीफा मैं आपके काबिल नहीं हूँ। ठीक है, किस तरह से काबिल नहीं हो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने निवेदन किया कि इस योग नहीं है, कारण कि मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के पास भेजने से पहले ही उनका ये जो क्या है कोमरिया भंग कर दिया, यानी उसका जो वर्जिनिटी है वो भंग कर दिया। ठीक है, यह समाचार सुनकर ही खलीफा ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को बेल की खाल में सीकर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यानी ताहिर की पुत्रियों ने यहाँ पर झूठ बोला कि हम लोग का वर्जिनिटी लूज कर दिया गया। ठीक है, कौन किस लिए कहा? क्योंकि वो लोग क्या किया, उनके पिता को मोहम्मद बिन कासिम ने मारा था और वो लोग मोहम्मद बिन कासिम से बदला लेना चाहता था। ठीक है, उसके बाद क्या है आप लोग देखिए, कासिम ने स्वयं को खाल से सिलवा दिया। खाल में ही 3 दिन बाद हुआ परलोकगामी हो गया, यानी मर गए। खलीफा के आदेश अनुसार हुआ खाल दोनों कन्याओं के समक्ष खोला गया। कन्याओं ने स्वीकार किया कि उनके द्वारा ये कार्य अपने पिता के हत्या का प्रतिरोध में किया गया। खलीफा ने क्रोधित होकर यह आदेश दिया। ठीक है, वो मतलब खलीफा के पास उसके बाद वो कन्फेंस की कि मैंने ये झूठ बोला था। ठीक है, आदेश दिया कि दोनों को घोड़े के पूंछ से बांधकर उनके प्रांतों तक घसीटा जाए। यानी क्या है, जब तक नहीं उन लोग का प्राण निकले तब तक घसीटो। ठीक है, आदेश कार्य रूपी में परिणित हो गया, यानी आदेश का पालन किया गया। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं ये जो आक्रमण है ये किस तरह से हुआ और किन कारणों से हुआ। ठीक है, अब किस तरह से हुआ वो तो पता चल गया, अब क्या क्या कारण था अरबों का भारत पर आक्रमण करना ये हम लोग देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न ही आपको करवाया जाएगा आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, भारत पर अरबों का आक्रमण का कारण। दोस्तों, पहला है साम्राज्यवादी प्रसार। साम्राज्यवादी प्रसार का मतलब क्या होता है? सभी चाहते हैं राजा क्या अपना जो क्षेत्र है उसको बढ़ाना, वही एक कारण था अरबों का भारत पर आक्रमण। पश्चिमी एशिया और अफ्रीका को जीतकर उसे अरब मुस्लिम देश बना चुका था। ठीक है, जो अरबी लोग थे वो मुस्लिम देश बना चुका था, अब भारत को भी ऐसा ही बनाना चाहता था। ठीक है, जो अरबी लोग था वो अपना साम्राज्यवादी नीति के कारण भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा क्या है? इस्लाम का प्रचार। अरब हिंदुओं की मूर्ति पूजा का क्या था? अवतारवाद या बहु देवतावाद से घृणित करता था। यानी जो हिंदुओं का बहुत सारा देवी देवता हुआ करता है उनसे वो लोग घृणा करता है। कौन? अरबी लोग। और इसी कारण उन लोगों ने क्या किया, ऐसे धर्म को नष्ट करके हुआ भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना अपना पवित्र कर्तव्य मानते थे। तो ये एक दूसरा कारण था अरबों का भारत पर आक्रमण करना। दूसरा था धर्मांध। धर्मांध मतलब क्या होता है? भारत पे अरबों का आक्रमण करने का एक कारण यह भी कहा जाता है कि मैं अरब भारतीयों का धर्म परिवर्तन करना चाहता। ठीक है, तो अरबी जो लोग थे वो भारत का जितने भी हिंदू थे उनका धर्म को चेंज करना चाहते थे। भारतीयों को लूट कर लोभ और आतंक के भय से धर्म परिवर्तन को इस्लाम का सेवा बताया गया। यानी वो लोग को क्या किया, भले ही हम लोग
मतलब लोभ देंगे या फिर उसको डराएंगे धमकाएंगे, इस तरह से हम लोग इस्लाम को स्वीकार करवाएंगे। इससे हम लोग का जो ये है धर्म है वो हम लोग को सेवा बताएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, पूर्वों की पराजय का बदला। मतलब क्या है, उससे पहले कहीं ना कहीं अरब भी भारत से पराजित हुआ था, तो उसका बदला भी लेना चाहते थे। तो पूर्व की जो पराजय का बदला, अभी तक अरब पराजित हुए थे तथा वे भारत पर विजय प्राप्त करके अपनी निराशा और खींच का मिटाना चाहते थे। ठीक है। तो वो लोग बदला लेने के भाव से भी भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा क्या है, अरबी जहाजों की लूटी असत्य का कारण। अनखे का क्या था, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। ठीक है। अरबों का कुछ जहाज जब श्रीलंका से बहुमूल्य उपहार और इस्लाम धर्म का प्रचारक को लेकर अरब सागर में यात्रा कर रहा था, यानी अरबी लोगों का कुछ जहाज श्रीलंका आया था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने, और उसी दौरान अरब सागर में यात्रा कर रहा था। तो कुछ भारतीय समुद्र डाकुओं ने जहाज़ों को लूट लिया। इस लूट से क्रोधित होकर इराक के मुस्लिम राज्यपाल और खलीफा ने प्रतिनिधि अहजाज से सिंध के हिंदू राजा दाहिर को लूट की क्षतिपूर्ति करने के लिए लिखा। यानी जो अरब सागर में डूब गया था उसके लिए, सॉरी दोस्तों, अरब सागर में जो लूट लिया था भारत के कुछ डाकुओं ने, उसका क्षतिपूर्ति के लिए वो लोग दाहिर को पहले पत्र लिखा कि आप इसका क्षतिपूर्ति दीजिए या फिर हम लोग उसका आप लोग के साथ बदला लेंगे। ठीक है। तो दाहिर ने क्या किया, दाहिर ने उत्तर दिया कि समुद्री डाकू उसकी प्रजा नहीं है, यानी समुद्र का जो लुटेरा है वो उसका प्रजा का नहीं है। ठीक है। और वो उन्हें दंडित नहीं कर सकता है तथा धन की क्षतिपूर्ति के लिए वह उत्तरदायी नहीं है। यानी आप लोग का धन कौन लूट लिया है उसके लिए मैं क्षतिपूर्ति क्यों करूं। ठीक है। इस उत्तर से अहजाज अत्यंत क्रोधित हुआ और खलीफा ने सिंध पर आक्रमण करने की अनुमति मांग ली। इस प्रकार अरब के सिंधु पर आक्रमण का मुख्य कारण बदले की भावना थी। दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इसका क्या प्रभाव निकला, परिणाम क्या निकला, ये परिणाम को देख लेते हैं। उसके बाद ये वाला जो आपका टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। दोस्तों इतना आपको तब लिखना है जब आपको 15 मार्क्स के लिए मिले क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे, परिणाम वाला। अगर आपको परिणाम ही लिखना आए तो परिणाम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अरबों के आक्रमण का भारत पर प्रभाव व परिणाम। दोस्तों बात करें भारत में अरब के आक्रमणों का क्या प्रभाव निकला, क्या परिणाम निकला, उसको अगर आपको लिखना है तो उसको आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। लोन पोल, दोस्तों लोन पोल क्या था, एक इतिहासकार थे। लोन पोल ने अरब आक्रमणों को परिमाणहीन बताया, यानी उनके अनुसार जो अरब आक्रमण हुआ था उनका कोई भी महत्वपूर्ण परिणाम नहीं निकला था। ठीक है। उसने लिखा है कि भारत और इस्लाम के इतिहास के एक साधारण घटना मात्र थी, यानी उनके हिसाब से ये भारत और इस्लाम के बीच एक छोटी मोटी घटना थी। इतिहासकार हेग लिखते हैं कि अरबों की सिंध विजय भारत के इतिहास की एक साधारण और महत्वहीन घटना थी। और उसी के साथ इतिहासकार हेग भी लिखते हैं कि ये भारत और जो सिंध और अरबों के बीच एक छोटी मोटी घटना होती और इसी विस्तृत देश के कोने पर ही इसका प्रभाव देखने मिला। यानी ये कोई बहुत बड़ा घटना नहीं थी, ये एक छोटा मोटा घटना थी जो एक भारत के एक कोने में हुआ था। ठीक है। यह कथन राजनीतिक दृष्टि से ठीक है, क्योंकि अरबों के आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव लगभग शून्य था। यानी जो अरब व्यक्ति आए थे उससे राजनीतिक कोई भी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप नहीं हो पाया था, परंतु सिंध के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विनाश हुआ था। सिंध मतलब भारत के जो सिंध प्रांत था उसमें बहुत सारा मतलब परिवर्तन आया था, वो हर क्षेत्र में आया था, राजनीतिक भी, आर्थिक भी और सामाजिक भी। हिंदू धर्म, संस्कृति, हिंदू भूमि की भयंकर क्षति हुई। इस पराजय के कारण राजपूतों में एकता का अभाव और दुर्दशा
की बहुत कमी थी। यानी राजपूत जो हर्षवर्धन के बाद जो भारतीय समाज था वो राजपूतों का काल था। और राजपूत काल में क्या हुआ था, राजपूत मतलब सबके साथ सबका नहीं बनता था, ठीक है। यानी सभी एकांत में ज़्यादातर रहता था। और वो लोग जो युद्ध जो प्लानिंग करता था ना, वो लोग पहले का सोच के नहीं रखता था। यानी अगर युद्ध तुरंत अभी स्टार्ट हुआ होगा तो तुरंत का तुरंत सोचा जाएगा, पहले से नहीं सोचा जाता था, ठीक है। उन्होंने अभी सोचा ही नहीं था कि अरबों की विजय भारत में इस्लाम राज्य की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। उन्होंने एकदम सोचा नहीं था कि भारत में अगर इस्लाम का राज्य हो जाएगा तो उससे भारत का कितना क्षति पहुंचेगा, ठीक है। दोस्तों, अरबों के भारत के सिंध प्रांत के विजय से क्या हुआ, भारत के सिंध विजय से उनका जो पैर था वो भारत में जम गए। अरब कबीले सिंध के कई शहरों में व्याप्त हो गए। यानी जो अरबी लोग थे वो सिंध के कई जगहों पे अपना स्थापना कर लिए थे। स्थापना का सेंस है कि वो अपना वहाँ पर आके बैठ गए थे और वो जगह को अपना अधिकार में ले लिया, जिसमें मंसूरा, बेजा, महफूजा तथा मुल्तान में अपनी बस्तियां स्थापित कर उपनिवेश बना लिया था। यानी इन जगहों में वो जो अरबी लोग थे वो अपना अधिकार कर लिए। दोस्तों, यही है जो अरब आक्रमण का परिणाम, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही जल्द नए नए टॉपिक और पूरा का पूरा सेमेस्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।